हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 8 चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस का, एनसीईआरटी। सो विजयनगर एम्पायर के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ी थी, कृष्णदेवराय के बारे में, उनके आर्किटेक्चर के बारे में, विजयनगर एम्पायर का कैसे राइज एंड फॉल हुआ, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लासेस की सबसे, पूरे भारतीय इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, नॉट वन ऑफ द, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वो थे द मुगल्स। ठीक है। सो जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो रही थी, बाबर एक जो टर्किश मंगोल रूलर था और मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट माना जाता था, वो समरकंद से, जो उज़्बेकिस्तान में, आज उज़्बेकिस्तान में वो है जगह समरकंद, सो वहाँ से उसे भगा दिया गया। अब जब उसे वहाँ से भगाया गया तो उसकी नज़र इंडिया पे पड़ी। वो माना जाता था कि तिमूर का वंशज है। सो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में हराया, जिसको हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। ये 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत में। ठीक है। अब इसमें पहली बार किसी ने हेविली गन पाउडर, फील्ड आर्टिलरी और मैचलॉक गन्स का यूज़ करा था। तो ये सारी चीज़ें इससे पहले बहुत कम यूज़ होती थी, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत कम लोगों ने यूज़ करा था, या रेयर ही किसी ने यूज़ करा था, या नहीं यूज़ करा था। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम जो इन चीज़ों को मतलब यूज़ किया गया था युद्ध में इंडिया में। ठीक है। सो ये जो हार थी इब्राहिम लोदी की, उसने दिल्ली सल्तनत की ताबूत में, वो कहते हैं ना, कील का काम करा, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का फाइनल एंड हो गया इस डिफीट के बाद, और मुग़ल साम्राज्य का स्थापना कर दिया बाबर ने। ठीक है। और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। उसी की एक पेंटिंग है जो बाबरनामा, एक बैटल ऑफ पानीपत को दिखाया। बाबरनामा जो किताब थी, जिसको बाबर ने खुद नहीं लिखा था, तो उसमें ये एक पेंटिंग थी, वो उसी युद्ध को दर्शाया जा रहा है। ठीक है। अब देखते हैं बाबर एंड इंडिया। बाबर और बाबर ने इंडिया में क्या करा, कैसे करा, वो सारी चीज़ें। तो बाबर ने एक अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा जिसका नाम था बाबरनामा। उसने खुद ही लिखा था। उसने कल्चरल, इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, विद द कीन अप्रिसिएशन फॉर द आर्किटेक्चर, पोइट्री, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब चीज़ों के बारे में, फ्लोरा फोना के बारे में सारी डिटेल्स वगैरह लिखी है अपने। ही वॉज ऑल्सो अ ब्रूटल एंड रूथलेस कंकरर, स्लॉटरिंग एंटायर पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़, इंस्लेविंग वुमेन, चिल्ड्रेन। मतलब रूथलेस कॉन्करर भी था, बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ही क्रूर था। उसने पूरे के पूरे शहर के लोगों को एक साथ ही स्लॉटरिंग करी थी, या महिलाओं को, बच्चों को गुलाम बनाया, और इन सब चीज़ों को वो प्राउडली शोकेस करता था। प्राउडली ये दिखाता था दुनिया को, लाइक जैसे टावर्स पे जो गेट टावर्स होते थे, जैसे किसी भी आप राज्य में एंट्री करोगे या शहर या बाज़ार के बीच में एक टावर बना करता था पहले, तो उस टावर पे लोगों को मार करके, और उनके धड़ को, जो सर होता था, उनको वो टांग देता था कि लोगों में एक खौफ बना रहेगा कि मतलब इस तरह का क्रूर राजा था ये बाबर। ठीक है। सो जैसे उसने हिंदुस्तान इज अ लार्ज कंट्री, हैज मासेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। वो हिंदुस्तान को जैसे सेंट्रल एशिया का नॉस्टैल्जिक था, लेकिन इंडिया को एक कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स समझाता है। उसी समय उसने एक्नॉलेज करा, मतलब ये सारी चीज़ें उसके बाबरनामा में ही है एक तरीके से। तो हिंदुस्तान इज़ अ लार्ज कंट्री एंड हैज़ मासेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब उसका मानना था कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारा सोना और चांदी है। सो और बरसात के मौसम में यहाँ की हवा बहुत अच्छी होती है।
ठीक है। सो और भी सब बहुत सारी चीज़ें लिखी थी आर्टिसंस के बारे में, वर्कमैन्स ऑफ एवरी सॉर्ट इन हिंदुस्तान में, मतलब बहुत सारे वर्क्समैन, मतलब काम करने वाले लोग, हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे कारीगर मिलेंगे, आर्टिसंस मिलेंगे, पेंटर्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें उसने लिखी थी। ठीक है। अब 1530 में बाबर का मृत्यु हो जाता है और उसका बेटा हुमायूं बाकियों से स्ट्रगल करके एम्पायर पे कब्जा करता है कि वो मुग़ल के गद्दी पे बैठता है। ठीक है। अब इसका एडवांटेज, उसके स्ट्रगल का एडवांटेज लेने के टाइम पे ही शेर शाह सूरी एक हुआ करते थे, वो अफ़गान रूलर थे। ये लोग जो थे मुगल्स, ये टर्किश थे, और ये एक अफ़गान रूलर हुआ करता था, लीडर, जो सूर एम्पायर का जिसने गठन करा था नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली ये कहाँ के थे, इसने अपना सासाराम, एक जगह पड़ता है बिहार के, अभी भी बिहार के वो एक सासाराम डिस्ट्रिक्ट ही है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में का जो सासाराम जगह है, शहर जो है, उसको इसने अपना कैपिटल बनाया था और वहाँ का ये लीडर हुआ करता था। ठीक है। सूर एम्पायर का इसने वहाँ पे गठन करा था। ठीक है। और इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे थे, बहुत सारे चेंजेस करे थे। हालांकि इसका जो एम्पायर था ज़्यादा दिन तक नहीं चला, बट इसने हुमायूं को उसके गद्दी से हटाने में ये सफल रहा था। सो इस चीज़ के होने से पहले हीमू स्किल्ड जो मिलिट्री कमांडर एंड चीफ मिनिस्टर था सूरी रूलर्स का, दिल्ली को कैप्चर करता है, रूल्ड ब्रीफली अंडर द रॉयल नेम ऑफ हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है। और मतलब कि लास्ट सूरी जो रूलर्स थे, उनको, उनके अंदर हेमू जो था, हेमू वो एक मिलिट्री कमांडर था और चीफ मिनिस्टर भी था उनका, वो लास्ट कैप्चर करता है दिल्ली को, और उसने थोड़ी दिन तक वो अपने राज्य पर हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से वो कुछ दिन राज करता है। तो इस सक्सेस का मज़ा लेते टाइम, मतलब एंजॉय करते टाइम, उसको एक इंजरी हो जाती है बैटल फील्ड में, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जिसको हम बोलते हैं, जिसके बाबर के, यानी हुमायूं के पुत्र बाबर का पोता आप कह सकते हो, अकबर के टाइम, तो वो अकबर जो है हेमू को हरा करके, हेमचंद्र को हरा करके अकबर के पास पेश किया जाता है, और अकबर उसका सर कलम करता है और फिर दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठ जाता है। ठीक है। अब अकबर वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड, आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर आप कह सकते हो किंग या रूलर माना गया पूरे इंडियन हिस्ट्री में। पॉपुलर इन द सेंस, इसके बहुत सारे चर्चे आपने बुक्स में या टीवीज़ में कहीं भी सुना होगा। सो ही वाज, मतलब इसका कार्यकाल भी बहुत लंबा रहा था। सो इस कारण से भी बहुत सारी चीज़ें इसने चेंज करी थी, बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे बदलाव इसने मुग़ल एम्पायर में करा था, तो इसलिए भी इसका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इसका नाम आपको सुनने मिला होगा। सो ये दिल्ली की गद्दी पे 13 साल की उम्र में बैठता है अपने पिता के एक्सीडेंटल डेथ के बाद। सो बैठते ही, मतलब इसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को मुग़ल के अंडर करने का इसने टारगेट करा और ऑलमोस्ट इसने कर लिया, चाहे ब्रूटली हो, टॉलरेंस के थ्रू हो, या मैरिज अलायंस के थ्रू हो, या जैसे भी हो। ही वॉज़ वेरी गुड इन स्ट्रेटजी। तो कूटनीति में या फिर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में बहुत ही एक्सपर्ट माना जाता था वो। सो इसने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट पे मुग़ल का कंट्रोल कर लिया था। ठीक है। अब उसके कॉन्केस्ट के पहले उसके जो प्रेडिसेसर थे, जैसे ही शोड नो मर्सी टू द फोर्ट चित्तौर और चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान, which he besieged for more than 5 months in the face of determination resistance from the राजपूत सोल्जर। जैसे चित्तौड़ का जो राजस्थान का जो एक चित्तौड़गढ़ जगह है, वहाँ एक किला होता था फोर्ट चित्तौड़, उसको कब्जा करने के लिए इसने कोई मर्सी नहीं दिखाई वहाँ के लोगों को और वहाँ के राजा को, जो भी थे वहाँ पे। उस किले को कब्जा करने के लिए 5 महीने तक इसने फोर्सफुली उनके रेजिस्टेंस को
हमेशा हमला करता रह गया 5 महीने तक कि कैसे भी मुझे उस किले को कब्जा में करना है। और राजपूत सोल्जर्स हुआ करते थे फोर्ट चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ के राजा जो थे वो राजपूत हुआ करते थे, और राजपूत जो सोल्जर्स हुआ करते थे उन्होंने 5 महीने तक रजिस्ट करा, बट एट द एंड उन्हें हारना पड़ा। उसी टाइम पे बहुत सारे आपने वो जौहर का जो कहानी सुना होगा, जौहर का मतलब उस वक्त बहुत सारे मुग़ल आर्मी के लोगों ने बहुत बड़ा लॉस करा, बहुत सारी चीज़ें करी, फोर्ट को कब्जा करने के लिए बहुत मारा पीटा, मतलब बहुत सारे लोगों को मारा गया। और उसी टाइम पे बहुत सारी महिलाओं ने जौहर कमिटमेंट करा। जौहर एक तरीके का एक प्रथा हुआ करता था उस वक्त महिलाओं के बीच में। तो एक छोटे से बॉक्स में उसको कम्प्लीटली समझाया भी गया है कि व्हाट इज़ जौहर, तो वो भी आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। कि जब टर्किश और मुग़ल आर्मी जब कंकर करते थे टेरिटरी को, सो वो क्या करते थे कि हमेशा जब जीतते थे तो वहाँ की महिलाओं को एज अ स्लेव या उनको एज ए वस्तु इस्तेमाल करने के लिए अपनी आर्मी में फिजिकली अब्यूज़ करने के लिए उन्हें लेके चले जाते। तो इससे बचने के लिए राजपूत की महिलाएं जो थी उन्होंने एक मास फायर अरेंज करते थे वो, और उसमें खुद को आहुति दे देते। कहने का मतलब है कि बहुत सारा एक बहुत बड़ा चिता का निर्माण किया जाता था, उसमें आग लगाई जाती थी, और उसमें जितनी भी महिलाएं थी, जब राजा उनका हार जाता था और उन पर कब्जा होने की बात आती थी, वो सारी महिलाएं उसमें कूद करके अपने जान न्यौछावर कर देती थी, अपने ऑनर को, अपने आबरू को बचाने के चक्कर में। तो अपने आबरू को बचाने के लिए तो ये जो हीरोइक मोमेंट जो है उसी को जौहर का नाम दिया गया था। सो जब अकबर ने भी जब इस किले पे, चित्तौड़गढ़ किले पे हमला करा, उसको जीता, तो बहुत सारी हज़ारों सैकड़ों महिलाओं ने अपनी रानी के आदेश पे, और सबसे आगे रानी ने लीड करा और बाकी नोबल वुमेन्स ने सबने जौहर करा, मतलब शरीर त्याग करा, सबने अपने आप को उस अग्नि में झोंक दिया। ठीक है। अब उस टाइम पे ही, उसी टाइम की बात है, अकबर ने एक आदेश किया था कि करीब करीब 30,000 सिविलियंस को, मतलब मास किलिंग आप कह सकते हो, किया गया था, और सिर्फ महिलाएं और बच्चों को छोड़ दिया गया और उन्हें स्लेव बना लिया गया, उन्हें गुलाम बना करके रख लिया गया। उस वक्त अकबर की उम्र 25 थी। सो उसने 25 साल की ही उम्र में इतना बड़ा, मतलब क्रूरता दिखाई एक तरीके से, और इतना बड़ा कब्जा करा, पूरे फोर्ट को जीता, और भी बहुत सारी चीज़ें करी। तो उसने एक मैसेज दिया विक्ट्री, जिसको पढ़ा गया, वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्युपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू द इनफिडल्स एंड हैव इस्टेब्लिश्ड इस्लाम देयर। ठीक है। तो मतलब इनफिडल्स वो बोलते थे जो नॉन इस्लामिक लोग हुआ करते थे, जैसे हिंदू, सिख या भी और भी जो भी धर्म के लोग हुआ करते थे, उनको ये इनफिडल्स काफिर बोला करते थे। तो उसने अपनी विक्ट्री के बाद यही बोला कि मैंने बहुत सारे किले और शहर को अब जीता है काफिरों से, एंड हैव इस्टेब्लिश, और वहाँ पे इस्लाम की स्थापना करी है, विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड, मतलब मेरे खून के प्यासे तलवार की मदद से हमने काफिरों का नामो निशान उनके माइंड से, उनके दिमाग से और उनके मंदिरों से मिटा दिया है पूरे हिंदुस्तान से। ये ऐसा अकबर ने एक मैसेज अपने विक्ट्री के बाद पढ़ी थी। ठीक है। अपने पूर्वजों, अपने पहले जो, इससे पहले जो आक्रांताएँ थे, जो हमलावर थे, जो इन्वेडर्स थे, उन्हीं को फॉलो करते हुए ये इस तरह का उसने, मतलब कहने का मतलब कि जो पहले के राजा थे, जो पहले के टर्किश या फिर दिल्ली सल्तनत के जो राजा हुआ करते थे, वो जैसा काम करते थे, उसी चीज़ को इसने उस टाइम पे आगे बढ़ाया। ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो इसने
अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से इस्टेब्लिश करी, तो उसमें सबसे बड़ा एक रोल था कि ये मैरिज अलाइंसेस जो होता था ये करता था। ही एंटर्ड इनटू मैरिज अलाइंसेस विद द प्रिंसेस ऑफ नेबरिंग किंगडम्स, वेलकम राजपूत्स एंड रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट्स। तो जैसे कि मैरिज अलायंस करता था, अपने आसपास के जो किंगडम्स थे उनके प्रिंसेस से खुद शादी कर लेता था, और जो राजपूत लीडर्स थे या रीजनल लीडर्स जो थे आसपास के, उनको वेलकम करता था अपने कोर्ट में। जिजिया एक तरह का एक कर हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था, उसको इसने एबोलिस्ट करा था, उसने उसको हटाया था। उस टैक्स मतलब वो टैक्स सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही पेड करना होता था, कि जो मुस्लिम्स नहीं हैं और मुस्लिम्स राजा की अगर उन्हें वो में रहना है राज में, तो उन्हें ये एक कर चुकाना पड़ता था, एक टैक्स था जो वसूला जाता था। उसने सूले कुल का एक मैसेज और एक कह सकते हो आप बात सब जगह प्रमोट करी, जिसका मतलब होता है पीस विद ऑल और टॉलरेंस फॉर ऑफ ऑल फेथ्स, मतलब सारे ही धर्म के साथ हमारा विश्वास रहना चाहिए, मतलब हमें टॉलरेट करना चाहिए हर धर्म को, हर धर्म के हर विश्वास को, मतलब हमें टॉलरेट करना चाहिए। तो ये चीज़ें इसने प्रमोट करी, ठीक है। अब आप ये फिगर देख सकते हो, इस मैप में आपको दिखेगा कि अकबर के टाइम में मुगल का कितना राज हुआ करता था। तो आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो वो अकबर के टाइम का है, और फिर आप जो वर्टिकल लाइन है वो आप देख सकते हो उस टाइम पे एक और बहुत ही क्रूर और बहुत ही ज़्यादा दिन तक शासन करने वाला राजा था इनका, मुगल का, औरंगजेब, वो उसके टाइम का है। फिर आपको राजपूत की टेरिटरीज दिखेगी, अहोम्स की दिखेगी, सिख्स की दिखेगी, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि किस किस एरिया में किन किन का कब टाइम पे क्या क्या मतलब किसने रूल करा था, ठीक है। सो इनके कोर्ट का एक हिस्टोरियन हुआ करता था और बायोग्राफर, जिसका नाम था अबुल फजल, ठीक है। तो अबुल फजल जो थे, उसने अपने राजा यानी अकबर के बारे में लिखा, फॉर्मली आई परसिक्यूटेड मैन इनटू कन्फॉर्मिटी विद माय फेथ एंड डीम्ड इट इस्लाम। As I grew in knowledge, I was overwhelmed with the shame. Not being a Muslim myself, it was unmeet, that is inappropriate, to force others to become such. What consistency is that expect from proselytes on the compulsion? ठीक है। शुरू में उसके मतलब कहने का मतलब था कि मैं शुरू में मुझे ये विश्वास होता था कि मतलब मैं लोगों को समझाता था कि आप इस्लाम को कब कबूल करो, लेकिन जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ी तो मुझे उन सब चीज़ों पर शर्म आने लगी कि मतलब मैं खुद भी मैं मुस्लिम ना हो, नॉट बीइंग अ मुस्लिम माई सेल्फ, इट वॉज अनमीट, मतलब एक मुस्लिम होने के नाते ये एक अनप्रोप्रिएट है कि फोर्स करो किसी और पे अपनी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें ये लिखा था इसने। सो लगभग 50 साल का शासन रहा था अकबर का, 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक है। अब बीच का पीरियड जो माना जाता था 10-15 साल, मतलब इस 50 साल का बीच का पीरियड आप निकाल लो, मतलब 20 साल के आसपास, तो वो बहुत ही पीसफुली गया था, लगभग नॉट कम्प्लीटली पीसफुली, तो कभी भी होता नहीं था किसी भी राजगा का। राज अगर आपको करना है तो युद्ध तो करते ही रहना पड़ेगा। एक राजा वही होता है जो युद्ध करता रहता है। जिस दिन राजा ने युद्ध छोड़ा उस दिन उसकी सत्ता और उसका शासन सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो और लगभग लास्ट के 15 साल जो था वो मिलिट्री कैंपेन्स में, नए मिलिट्री कैंपेन्स करने में गुजर गए, जैसे कश्मीर, सिंध, डेक्कन और अफ़गानिस्तान वगैरह में मिलिट्री कैंपेन्स करने में लास्ट के 15 साल गुजर गए। ये सारी चीज़ें अकबर के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हालांकि अकबर इलिटरेट था, मतलब वो, क्योंकि वैसे भी 13 साल की उम्र में उसने सत्ता संभाली थी, और
डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट, मतलब इलिटरेट होते हुए भी, अनपढ़ होते हुए भी, अकबर ने पर्शियन, इंडियन टेक्स्ट और बहुत सारा क्लासिकल इंडियन थॉट्स और स्कॉलर्स को अपने कोर्ट में इनवाइट करता था और उनके बारे में चीज़ें समझता था, एक्सप्लोर करता था। और उसने एक जगह का स्थापना करी, हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एट फतेहपुर सीकरी, ठीक है। अब उस हाउस ऑफ ट्रांसलेशन में क्या होता था कि जो भी संस्कृत टेक्स्ट, पुराने जो अच्छे अच्छे संस्कृत टेक्स्ट थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, तो उनको इसने पर्शियन में वहाँ पे ट्रांसलेशन करवाया था, उसी जगह पे जिसका नाम हाउस ऑफ ट्रांसलेशन ही रख दिया था इसने, फतेहपुर सीकरी में था, ठीक है। अकबर द्वारा बनाया गया था। जैसे कि आप किस टाइप की टेक्स्ट को ट्रांसलेट कराता था पर्शियन में, जैसे महाभारत थी, उसका नाम पर्शियन में इन्होंने रज्मनामा रखा, या फिर द बुक ऑफ वॉर बोलते थे। वैसे रामायण को भी कन्वर्ट कराया था, ठीक है, भागवत गीता को, पंचतंत्र को, तो ये सारी चीज़ें इसने ट्रांसलेट कराई थी पर्शियन लैंग्वेज में, टू बेटर अंडरस्टैंड द थिंग्स इन इंडिया, ठीक है। अकबर का बेटा जहांगीर हुआ, एंड जहांगीर जो था वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ही इन्वॉल्व रहता था, बहुत ही उसको प्यार था इन सब चीज़ों से। एंड उसने, जहांगीर ने कोशिश करी कि डेक्कन साइड में अपने एम्पायर को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए। और फिर उसका बेटा हुआ शाहजहाँ। बहुत सारे रेबेलियंस, बहुत सारे विद्रोहियों के साथ इसने लड़ कर के जहांगीर की सत्ता अपने कब्जे में करी थी। और शाहजहाँ ही वो इंसान था जिसने ताजमहल, जो आगरा में आप देखते हो, जो द 7, आप क्या बोलते हैं, अजूबे, 7 अजूबे दुनिया में जो है, इसमें ताजमहल का नाम है। तो वो जो ताजमहल आपको दिखता है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। जहांगीर का बेटा शाहजहाँ ने, ठीक है। ताजमहल के बारे में तो आपको पता ही है कि आज भी आर्किटेक्चरल मार्वल्स के नाम, ग्रेट आर्किटेक्चरल मार्वल्स माना जाता था पूरे दुनिया में, आज भी वो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। जहांगीर ने एक बहुत सारी चीज़ें बनवाई, तो उसमें एक हुमायूं टॉम्ब भी था दिल्ली में, रेड फोर्ट था दिल्ली में, आगरा में भी लाल किला था। तो ये सारी चीज़ें शाहजहाँ ने बनवाई थी, ठीक है। फ्लावरिंग आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत सारा आपको देखने मिलेगा इस पीरियड में, मतलब स्पेशली जब शाहजहाँ का शासन हुआ करता था, ठीक है। क्लासिकल आर्ट, म्यूजिक ऑफ इंडिया एंड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड आर ऑल्सो रिमार्केबली वर्क ऑफ कैलीग्राफी एंड मिनिएचर पेंटिंग। ये सारी चीज़ें आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों में शाहजहाँ थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था पर्सनली, सो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। तो यही सब चीज़ें हैं। तो अब अभी तक हमने शाहजहाँ तक की चीज़ें पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ नहीं, आई थिंक अकबर के बाद या अकबर के बराबर का आप कह सकते हो कि औरंगज़ेब ही था जिसने पूरे मुग़ल शासन में सबसे ज़्यादा दिन तक किसी एक राजा ने राज करा था, तो वो औरंगज़ेब था, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एवरीवन, थैंक यू।